ईमानदारी से बताना कि आप इस प्रकार से पढ़ाई करते हो। यूपीएससी टॉपर होते हैं वो भी इसी प्रकार से पढ़ाई करते हैं। जिस दिन ये तरीका सीख जाओगे उसके बाद में नौकरी लगना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि 95% क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। पुराने आए हुए क्वेश्चन देखो और उसी क्वेश्चन में से आप उसका ऑपरेशन कर दो, अर्थात 5 से 10 क्वेश्चन और उतार निकाल दो, ताकि आपको पता है, आरपीएससी वाले को भी पता है कि क्वेश्चन कहीं से आने, तो वो क्वेश्चन वहीं से उठाता है, उसी के अंदर से चला जा करके वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो साइंस का है। संसार में किस जीव की संख्या सबसे ज्यादा है? देखो उत्तर आपको यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल आपके सामने, मछली। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाँ जी साथियों, बिल्कुल। तो मछली की संख्या सबसे ज्यादा है। क्या सोचा था कि आपने? चलो ठीक है, मैं सोचने के लिए आपको मजबूर करता हूँ। देखिए सुनो, इस पृथ्वी पर 70% भाग में क्या है? पानी है। 30% भाग पर स्थल है और 70% भाग पर क्या है? पानी है। और मैंने पहली लाइन बोली थी, मछली जल की रानी है और 70% भाग पर पानी है। और पानी के अंदर सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से जो जीव पाया जाता है उसका नाम है मछली। अब मछली के लिए भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि मछली की कुछ प्रजातियां इस प्रकार की होती है कि वो 1000 से लगा करके लाखों तक अंडे देती है। और मछलियां जो है वो अधिकतर जो मछली है वो समुद्र के नीचे पाई जाती है, जहां गहरी और समुद्र की गहराई में ठंडी और उच्च दबाव वाली जगहों पर ये आसानी से जीवित रहती है। एक और बात बताऊं क्या? ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, लेकिन आगे क्या पूछा जा सकता है, यही तो हमारा पढ़ने का तरीका है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा है तो एग्जामिनर यही से क्वेश्चन बनाएगा, इतनी माथाफोड़ी थोड़ी करेगा। वो आपको पूछेगा, अब मछलियों में पूछ लेगा कि किस प्रकार की प्रजाति की मछली इस दुनिया में, संसार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रिसल माउथ मछलियां। देखिए मछली की प्रजाति है, ये मैं लिख रहा हूँ, ब्रिसल माउथ। माउथ, बिल्कुल ब्रिसल माउथ। ये किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है। मछलियों में भी सबसे ज्यादा प्रजाति किसकी है? ब्रिसल माउथ जो मछली की प्रजाति है, सबसे ज्यादा संख्या इनकी है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने है, उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो रास बिहारी बोस और अन्य के प्रभाव में राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह शुरू करना चाहता था। तो उस क्रांतिकारी का जो नाम है गोपाल सिंह खरवा। याद रखना, थोड़ा सा मैं परिचय आपको दे देता हूँ। खरवा जो है वो अजमेर में स्थित है। खरवा उस समय एक रियासत थी अंग्रेजों के टाइम पे, और खरवा रियासत का ये जागीरदार था। कौन? गोपाल सिंह खरवा। तो गुरुजी जागीरदार और जो राजा थे वो तो अंग्रेजों के साथ थे, किसानों के खिलाफ थे। ये उल्टा कैसे हुआ? बिल्कुल उल्टा ही हुआ, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, गोपाल सिंह जो खरवा है वो बचपन से ही साहसी और निडर थे और सच्चे दिलों में वो जनता के सच्चे सेवक थे। इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं, अंग्रेजों की गुलामी नहीं महसूस की, तो गुलामी जो उसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने। वो ब्रिटिश विरोधी हो गए और जनता के लोकप्रिय लीडर बन गए थे। कौन? गोपाल सिंह खरवा। और तो और सुन लो मेरी बात, 4 साल तक इनको टोटगढ़ जेल में रखा गया था। टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य आपने नाम सुना होगा, अजमेर के अंदर है। तो टोटगढ़ जो जेल है और टोटगढ़ का किला है वो कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। और इसी जेल के अंदर, इसी टोटगढ़ किले के अंदर गोपाल सिंह खरवा को 4 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 4 वर्ष तक इस किले में इनको बंदी बना के रखा था। और इन्हीं के साथ में विजय सिंह पथिक, नाम सुना आपने, जिसका नाम भूप सिंह था, वही विजय सिंह पथिक को भी इसी टोटगढ़ किले में रखा हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक के साथ दूसरा कौन क्रांतिकारी था? तो ये गोपाल सिंह खरवा ही था। हालांकि विजय सिंह पथिक जो है वो इस टोटगढ़ जेल को तोड़ करके और वहां से आ जाते हैं, अर्थात जेल से वो निकल करके आ जाते हैं। उसके बाद में वो विजोलिया किसान आंदोलन में तो आपने देखा ही है कितना अच्छा सहयोग करते हैं विजय सिंह पथिक। तो ये थे गोपाल सिंह खरवा, जो खरवा रियासत के जागीरदार थे। तीसरा क्वेश्चन जो आज का हमारा है, बालाथल उदयपुर में ताम्रपाषाण कालीन स्थल उत्खनन किसने किया था? देखिए बालाथल जो है वो उदयपुर में स्थित है और ये जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। उदयपुर में भी कौन से स्थान पर है मैं आपको बता देता हूँ।
बेड़च या कोठारी नदी के किनारे। और खास बात यह है, भले ही बेड़च नदी के किनारे, लेकिन इस बालातल को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बनास संस्कृति। अब कुछ लाइनें ऐसी होती ना जो हमें मजबूत कर देती है, याद करने के लिए प्रश्न यही से बनता है। बनास संस्कृति के नाम से इस बालाथल को जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज जो है वो किसने की? वीएन मिश्रा। कब की थी? इसकी खोज हुई 1962 1962। उत्खनन के बारे में बात करें तो इसका उत्खनन जो होता है वो होता है 1993 में, 1993। 1962 में खोज, उत्खनन 1993, और दोनों के दोनों कार्य वीएन मिश्रा के नेतृत्व में किए जाते हैं। गुरुजी क्या खास है इस बालातल सभ्यता में वो बता दो। ये तो हम किताब में भी पढ़ लेंगे, खास बात बता दूं क्या, जहां से प्रश्न बनने के लगभग चांस है। देखिए सबसे बड़ी बात बालाथल सभ्यता के लिए अगर आपको कोई बात याद रखनी है तो वो है कि बालाथल यहाँ से खुदाई की ना तो यहाँ से एक दोहरे परकोटे वाला किला मिला है। किला का मतलब दुर्ग, वो भी कैसा? डबल परकोटे वाला। डबल परकोटे वाला, दोहरे परकोटे वाला यहाँ से एक दुर्ग मिला है। और उस दुर्ग का जो है वो क्षेत्र है वो लगभग कितना है? 50 वर्ग मीटर। 50 वर्ग मीटर में फैला हुआ दोहरे परकोटे वाला, मतलब डबल डबल बाउंड्री वाला, डबल परकोटे वाला एक दुर्ग मिला है। कहां से? बालाथल, उदयपुर से। और क्या खास मिला है? दूसरा खास बात रट लो, 11 कमरे, 11 कमरों वाला एक क्या मिला है? बड़ा भवन मिला है, जिसमें कितने कमरे हैं? 11 कमरे। तो 11 कमरों वाला बड़ा भवन, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक आप देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं? ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ताम्रपाषाण कालीन स्थल इसको इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारी यहाँ से तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। लेकिन यह स्थल न केवल ताम्रपाषाण कालीन है बल्कि लोह युगीन भी इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग 600 ईसा पूर्व की यहाँ से लोहे के अयस्क बनाने की भट्टियां मिली है। कितनी भट्टियां मिली है? 5 भट्टियां मिली है। अब भाई लाइन तो पूरी याद करने की। गुरुजी आनंद आ रहा है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है, लोहे की 5 भट्टी मिली है। कितनी भट्टियां? 5 भट्टियां। किसकी? लोहे की। तो लोहे से लोहे के अयस्क बनाने की 5 भट्टियां भी मिली है। और पशुपालन के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कहा जाता है कि गाय भैंस और भेड़ बकरी ये लोग पालते थे। तो इतने सारे साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से। मिट्टी के बर्तन भी हमें यहाँ से मिले हैं। एक लास्ट जो यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्या कि किस सभ्यता स्थल से एक बैलों की मिट्टी की मूर्ति अर्थात टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बैलों की मिट्टी की मूर्ति। मुझे तो याद आ रहा है बचपन में जब हम काली मिट्टी होती थी ना तो उससे ऊंट, बैल और घोड़े ऐसे बनाते थे। तो उस समय भी शायद जब ऊंट चल रहे थे, देखो किसी का भी चित्र तभी बनेगा जब वो उस समय की परिस्थिति में होगा। बालक जिस प्रकार के वातावरण में होगा वो ऐसी प्रकार की आकृतियां बनाएगा। तो बैल की बनाई है तो निश्चित रूप से बैल उस समय काम में लिए जाते थे। आज का चौथा क्वेश्चन और देख लो। कौन सा शहर जो है अई छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? वापस सुन लो। चौहानों जो थे उनकी जो राजधानी, पहली राजधानी थी वो यही थी, अई छत्रपुर। और अई छत्रपुर वर्तमान में किसका नाम है? अई छत्रपुर जो है वो वर्तमान में किसका नाम है? नागौर। नागौर जिसको अपन कहते हैं ना, तो उस नागौर का ही प्राचीन नाम क्या है? अई छत्रपुर। वापस सुन लो। चौहानों की पहली राजधानी अई छत्रपुर अर्थात नागौर, वर्तमान नागौर हो गया ना। दूसरी सांबर, उसके बाद में उन्होंने तीसरे नंबर पे अजमेर को राजधानी बनाई थी चौहानों ने। इतना तो आपको पता है, 551 का प्रसाद चढ़ाया था हमने चौहान वंश में, यानी 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? 551। किसने की थी? वासुदेव चौहान ने। सपाद लक्ष्य अर्थात शाकंभरी का इनका प्रमुख क्षेत्र था। और राजधानी इन्होंने किसको बनाई थी? राजधानी अई छत्रपुर नागौर को बनाई थी। और क्या गुरुजी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ, जहां से प्रश्न पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि नागौर का जो किला है, नागौर का किला वो
उसमें कितने बुर्ज निर्मित है, कितने बुर्जों से निर्मित है नागौर का किला, तो ये संख्या पूछी जा सकती है। तो 28 बुर्ज, कितने बुर्ज है? 28। नागौर का जो किला है वो 28 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था हमारा आई छत्रपुर। और लास्ट क्वेश्चन तो हमारे सामने आ ही गया, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक है वो है गोविंदराज चौहान। कौन है? गोविंदराज चौहान। किसका बेटा है ये पृथ्वीराज चौहान, अर्थात पृथ्वीराज तृतीय जो है उनका बेटा है गोविंदराज चौहान। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? गोविंदराज। तो इसके लिए आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ और उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। जीतने के बाद में गौरी जो है, कौन सा गौरी? मोहम्मद गौरी, वो दिल्ली का बादशाह तो था ही था, लेकिन अजमेर का भी प्रशासक वो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का प्रशासन संभालता है, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई हुई संस्कृत पाठशाला को तोड़ा ऊपर से, और ऊपर बाउंड्रिया वही थी और उसको मस्जिद बना दिया था, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा या राजस्थान की प्रथम मस्जिद के नाम से जिसे हम जानते हैं। और हिंदू और मुस्लिम दोनों स्थापत्य कला का उदाहरण है अभी कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा, जहां पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। तो ये किसने किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और ऐसा कहा जाता है कि गोविंदराज जो थे इनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान के, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ऐसी स्थिति में इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर का जो क्षेत्र था वो इसको कह दिया, भाई तू इधर जा आराम से मजे कर, कोई बात नहीं। तो गोविंदराज ने यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी, उस समय बोल दिल्ली के अधीन रहते हुए, और बाद में तो फिर गोविंदराज ने खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। बोले अब हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन विकट परिस्थिति में देखो, साम दाम दंड भेद, यानी सभी प्रकार की स्थितियों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा ही किया था गोविंदराज चौहान ने, क्योंकि उस समय परिस्थितियां जो थी वो विपरीत थी। आपने वीडियो देखा, देखिए 5 क्वेश्चन है, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट पूछे जाने वाले प्रश्न है। एक तो इससे फायदा ये होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। दूसरा, उस क्वेश्चन का हम अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन और यहीं से पूछेगा, है ना, तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप पढ़े, ये आपके लिए निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पढ़ने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आप इसे आजमाइए, प्रतिदिन 5 क्वेश्चन आप देखिए। वीडियो अच्छा आपको लग रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दो, वेरी गुड लिख दो। लाइक तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो आपको 1 सेकंड लगेगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि प्रतिदिन आपके पास में वीडियो आ जाएगा। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका भी भला कर भला तो होगा भला। थैंक यू।